नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। बच्चों, आज हम लोग अपने प्री बोर्ड एंड आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखेंगे विज्ञान का, जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बच्चों, आपको इस क्वेश्चन पेपर में वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बच्चों, यहाँ पर आपका ये टारगेट होना चाहिए कि हमारे 20 एमसीक्यू में से 20 एमसीक्यू पूरे के पूरे सही होने चाहिए। अगर बच्चों आपने 20 एमसीक्यू में से 20 एमसीक्यू सही कर लिए, तो बच्चों आपका जो विज्ञान में जो आपका स्कोर है वो ऑटोमेटिक तरीके से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपका कोई भी एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर बच्चों आपको हम बताएंगे कि लॉन्ग आंसर आपको कैसे लिखने हैं, शॉर्ट आंसर कैसे लिखने हैं। आपको सारी बातें हम क्वेश्चन के साथ साथ ही बताएंगे, ताकि यहाँ पर आपको कोई गलती ना करें। बोर्ड परीक्षा में अच्छे प्रकार से एक मीडियम लेवल की हैंड राइटिंग में लिखना है, ज़्यादा अच्छी राइटिंग भी नहीं लिखना। अगर ज़्यादा अच्छी राइटिंग में लिखेंगे तो हो सकता है कई बच्चों की स्पीड नहीं होती है, उनका पेपर भी छूट सकता है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, तो आपका बोर्ड एग्जाम में स्थान आ सकता है, आपके डिस्ट्रिक्ट में स्थान आपका आ सकता है। तो यहाँ पर आपको जो जो मैं बातें बताऊंगा उनको आप अच्छे तरीके से फॉलो करना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको परीक्षा में OMR शीट दी जाएगी, साथ साथ में आपको कॉपी भी दी जाएगी और आपको पेपर मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो भी आपको पेपर मिलेगा उसमें आपको OMR शीट मिल, साथ में अलग अलग तरीके से यहाँ पर OMR शीट रखी होगी, जिसमें आपको अपने आंसर सी वाले भरने होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर सिर्फ ये मतलब है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम में ना 20 में से 20 एमसीक्यू सही होने चाहिए। ये प्रत्येक बच्चे का टारगेट होना चाहिए। अगर वो बोर्ड एग्ज़ाम में अपने डिस्ट्रिक्ट में या बोर्ड में स्थान लाना चाहता है तो सभी लोग यहाँ पर 20 आउट ऑफ 20 एमसीक्यू सही करके आएंगे, ठीक है। बच्चों यहाँ पर आप लोग लास्ट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि मेरे कितने एमसीक्यू यहाँ पर सही गए हैं। अगर आपके पूरे एमसीक्यू सही गए तो आपकी जो तैयारी है बेहतरीन लेवल की चल रही है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, हम आपको फ्यू सेकंड का यहाँ पर टाइम देंगे, आपको अपना आंसर सोच लेना है। फिर बाद हमको ईमानदारी के साथ अपने जो आपके जितने भी सही गए उनका मुझे कमेंट करके बताना है। देखो बच्चों, अच्छे प्रकार से तैयारी करेंगे, दिल लगा के तैयारी करनी है, मेहनत से करनी है, तभी आप जीवन में सक्सेस हो पाएंगे, ठीक है। ये बातें ध्यान रखेंगे तो आप एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे इंसान बन पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर कौन सा दर्पण हो सकता है? आप कितनी भी दूरी पर खड़े हो जाएं, आपका जो प्रतिबिंब है हमेशा सीधा ही बनेगा। आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा, अब मैं इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। तो इसका बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा या तो समतल या तो उत्तल। तो यहाँ पर जितने बच्चों का आंसर इस सही गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो बच्चों ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी लोगों का सही जाएगा, मुझे पक्का पता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो बच्चों यहाँ पर आपका जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है वो आपका एम्पियर होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि स्वस्थ नियत के लिए दूरबिंदु स्थित होता है। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पर स्वस्थ नियत के लिए जो हमारा दूरबिंदु होता है वो हमारा यहाँ पर अनंत पर होता है। कहाँ पर होता है? अनंत पर होता है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक फोटान पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। तो ये हो सकता है कई बच्चों को ना पता हो, जिन बच्चों को पता होगा तो उनकी जो तैयारी है एक बेहतरीन लेवल पर चल रही है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा एक प्रोटॉन, एक जो हमारा हमारा जो प्रोटॉन होता है उस पर जो हमारा विद्युत आवेश होता है वो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव का 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलाम होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चमकी जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो यहाँ पर उसकी क्या गुण होते हैं आपको बताना है। सदैव समांतर होती हैं, ये यहाँ पर ये भी होती हैं, ये भी यहाँ पर, वो कभी भी एक बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है। कभी भी जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी।
तो बच्चों आपको पता है कि धारा का सूत्र क्या होता है, आवेश बटे समय। क्या होता है, आवेश बटे समय। ये आपका यहाँ पर सूत्र होता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया आवेश की मात्रा, तो यहाँ पर आवेश बराबर क्या हो जाएगा, धारा गुणे समय। क्या हो जाएगा, आवेश बराबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा आई गुणे टी, यानी कि धारा गुणे समय। तो धारा आपकी कितनी है, 2, समय आपका कितना है, 2, तो दो 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 दूनी 4 कूलाम आपका आंसर आ जाएगा, 4 कूलाम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति किसे कहते हैं। तो सभी लोग इसका आंसर सोचेंगे कि विद्युत धारा की उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं। तो बच्चों उसको हम लोग कहते हैं जनित्र। क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि Fe2O3 प्लस 2Al AlO3 प्लस 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। तो बच्चों ये जो हमारी अभिक्रिया है, ये यहाँ पर हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसी है, नहीं द्विविस्थापन, हाँ ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया कैसी है, विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी है, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा लेड नाइट्रेट का जो हमारा रासायनिक सूत्र होगा वो होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ये हमारा यहाँ पर लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पाचन के दौरान उत्पन्न जो आपका रस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जठर रस उत्पन्न होता है, उसकी pH वैल्यू कितनी होती है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा पेट होता है उसमें जो आमाशय में जो हमारा रस निकलता है वो उसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, वो प्रकृति बच्चों हमारी अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय होती है, मतलब कि हम लोग कह सकते हैं 7 से कम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो ठंडे जल के साथ ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो कौन सी हो जाएगी, पोटेशियम। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बच्चों प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C3H8। ये हमारा प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा था। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों आपने आंसर सोच लिया होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यूरिया। क्या हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि खनिज लवणों का अवशोषण होता है। तो बच्चों खनिज लवणों का जो अवशोषण होता है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है हमारी रूट्स के द्वारा, कह सकते हैं जड़ें जो होती हैं उसी के द्वारा यहाँ पर हमारा अवशोषण होता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोएम द्वारा जो हमारा भोजन होता है, जैसे कि हमारा जो पौधा है, तो फ्लोएम के द्वारा जो भोजन होता है वो उसका स्थानांतरण होता है प्रत्येक पौधे के भाग में। तो वो किसके रूप में होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो बच्चों ये जो हमारा जो भोजन होता है वो वसा के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान में पौधे में स्थानांतरित होता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि यकृत जो हमारा होता है, यकृत संश्लेषित करता है। यकृत क्या संश्लेषित करता है, तो बच्चों वो करता है प्रोटीन। क्या करता है, प्रोटीन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पराग नली में नर युग्मकों की संख्या होती है। तो पराग नली में नर युग्मकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि नीचे दिए गए जीवों की सूची में अलैंगिक क्रिया द्वारा कौन सा जनन करता है। तो कौन सा हो जाएगा, अमीबा। कौन सा हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन मैं एक आपके क्वेश्चन पेपर में करवा चुका हूँ, तो इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जितने भी छात्र इसका आंसर दे देंगे, जितने भी छात्र इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, तो वो छात्रों की जो तैयारी है बेहतरीन लेवल की चल रही। वैसे मैं क्वेश्चन एक करवा चुका हूँ, तो इसका आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है मानव में उत्सर्जी अंग बना होता है। तो मानव में जो हमारे उत्सर्जी अंग होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो हमारा एक जोड़ी वृक्क उसमें काम करता है। इसके बाद एक जोड़ी मूत्रवाहिनी काम करती है, मूत्राशय काम करता है, मूत्रमार्ग काम करता है। सिर्फ यहाँ पर हमारे इतने ही ये काम करते हैं। तो ये आपको ऑप्शन ढूंढ लेना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर आपके बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, तो आपको मैं लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए बताने से पहले आप सभी लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपके 20 में से कितने एमसीक्यू सही गए हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न जब भी आप करने जाएं सबसे पहले आप हेडिंग डालने हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको विदाउट हेडिंग नहीं लिखना है, अच्छे प्रकार से हेडिंग डालना है। जो आपसे कहा जाए उतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, वरना आपके फिर लॉन्ग आंसर छूट जाएंगे, ठीक है। जितना आप हेडिंग डालकर ही लिखेंगे, ठीक है, विदाउट हेडिंग नहीं लिखेंगे, वरना आप फिर कितना भी अच्छा लिख लें आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। मिलेंगे मतलब कुछ कटके ही मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो जो हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन है वो तरंग दैर्ध्य पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो आपको हेडिंग डाल देनी है प्रकाश प्रकीर्णन एंड तरंग दैर्ध्य का निर्भरता, ऐसी हेडिंग डालकर आपको फिर लिखना है, ठीक है। अथवा में यहाँ पर कह रहा है स्नेल के अपवर्तन का नियम, आपको हेडिंग डाल देनी है स्नेल के अपवर्तन का नियम, फिर आपको अच्छे प्रकार से यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। हेडिंग काले स्केच से डालनी है अच्छे प्रकार से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता को आपको डायग्राम बनाकर समझाना है। अथवा में यहाँ पर कह रहा है किसी अवतल लेंस की फोकल दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो यहाँ पर आपसे यू की वैल्यू पूछ रहा है एंड आपसे आवर्धन यानी कि एम की वैल्यू भी पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी परिपथ में प्रयुक्त किन्हीं 4 अवयवों के आपको प्रतीक बनाने हैं। अथवा में यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु ए व बी में समतुल्य प्रतिरोध आपको बताना है। सबसे पहले आपको जो 3 प्रतिरोध दिख रहे हैं इनको बच्चों आपको समांतर क्रम में जोड़ देना, फिर जो भी आपका इसका तुल्य प्रतिरोध आएगा उन तीनों को आपको यहाँ पर श्रेणी क्रम में फिर जोड़ देना है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, तो ये आपके 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। आपको इसमें अधिक से अधिक हेडिंग का प्रयोग करना है और अच्छे प्रकार से काले स्केच से हेडिंग डालनी है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपतन दर्पण के लिए UVF में आपको संबंध को स्थापित करना है। आपने पढ़ा होगा, ये सूत्र पढ़ा होगा इसी प्रकार का, तो वही आपको यहाँ पर संबंध स्थापित करना है। इसके बाद अथवा में कह रहा है कि नामांकित चित्र खींचकर किसी वैद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट करनी है। और यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो हमारे उसमें बुरुश होते हैं उसका क्या कार्य होता है वो भी आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपका रासायनिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपको इनके आईपीएसी नेम बताने हैं। इन दोनों के आपको आईपीएसी नेम तो काफ़ी आसान है, आप इनके आईपीएसी नेम बता सकते हैं। एंड आप यहाँ पर आपसे कह रहा है भर्जन तथा निस्तापन में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसको अच्छे प्रकार से यहाँ पर तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को 250 डिग्री पर गर्म करने पर निर्मित पदार्थ का आपको नाम बताना है, कौन सा पदार्थ बनेगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम आधुनिक नियम के आपको यहाँ पर परिभाषा आपको बतानी है, ठीक है, मतलब कि उनको परिभाषित करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का आपको चित्र बनाकर स्पष्ट करना है। इससे संबंधित आपको रासायनिक समीकरण भी लिखनी है, किन्हीं 3 रासायनिक आपको उनके गुण से संबंधित समीकरण लिखनी है, ठीक है। अथवा मैं कह रहा है कि आपको योगात्मक अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, समजातीय श्रेणी पर आपको टिप्पणी करनी है अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो। इसके बाद यहाँ पर आपका उपखंड ग आता है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार और उनके कार्यों का आपको वर्णन करना है। जो आपके दंतक होते हैं, दंतक होते हैं, अर्धचवर्णक होते हैं, चवर्णक होते हैं, आपको सभी दांतों के प्रकार फिर आपको एक एक करके सभी का यहाँ पर वर्णन करना है। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द्विसंकर क्रॉस किसे कहते हैं, वो आपको समझाना है। अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा वाला भी कर सकते हैं। मेंडल के स्पष्टीकरण नियम के जीनोटाइप और फिनोटाइप में आपको अंतर स्पष्ट करना है कि जीनोटाइप क्या होता है एंड हमारा फिनोटाइप क्या होता है। इसके बाद मनुष्य में लिंग, जो हमारा मनुष्य होता है उसमें लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसे की जाती है वो आपको यहाँ पर समझाना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मनुष्य में उत्सर्जित तंत्र का आपको वर्णन करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अथवा में यहाँ पर कह रहा है लैंगिक जनन की विधियां आपको वर्णन करनी है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन को आप अभी से तैयार कर लेंगे, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था बच्चों हमारे क्लास 10 का यूपी बोर्ड के लिए
मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोग अच्छे प्रकार से मेहनत करनी है, दम लगाकर मेहनत करनी है। बस आपको 1.5 महीने ही मेहनत करनी है अपने माँ बाप के लिए। अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे, दिल लगाकर मेहनत करेंगे। फिर बच्चों, अपन लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।